बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अलदमा और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, एक अच्छी खबर है उम्रा ज़ायरीन के लिए, और वो ये कि सऊदी हुकूमत ने 1 साला मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मुतारिफ़ करवा दिया है। तो वो झंझट ख़त्म हो गई कि अब 1 माह या 2 माह या 3 माह के अंदर आपको इसको अवेल करना होगा। पूरा 1 साल का मार्जिन है। लेकिन हज के दिनों के अलावा तो सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने ज़ायरीन के लिए 1 साला नई मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मुतारिफ़ कराने की स्कीम जो है उसको अमल दरामद के लिए पेश कर दिया है। जी हाँ, जिसके तहत वीज़ा होल्डर 365 दिन की मुद्दत में मुताद्दिद बार सऊदी अरब में दाखिल हो सकेगा, जबकि मजमूई क़याम 90 रोज़ तक महदूद होगा। नए निज़ाम के तहत हर सफ़र से कबल ज़ायरीन को नस्क प्लेटफॉर्म पर मंजूर शुदा जो सर्विसेज हैं वो भी, उनका पैकेज भी ख़रीदना होगा। आप जानते हैं कि नस्क को आप जब डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि ऐप के बगैर मुमकिन नहीं है, उनकी परमिशन लेटर भी ले सकते हैं। तो वजारत के मुताबिक हर बार सऊदी अरब से रवानगी के बाद वीज़ा गैर फॉल हो जाएगा और अगले सफ़र के लिए वो फिर से आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये नुसुक ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा, और इस प्लेटफॉर्म की मंजूरी के बाद ही आप ये तमाम जो ज़ियारतें हैं, जो उम्रा है, उसको उस पर अमल दरामद भी हो सकेगा और वो सहूलियात आप अवेल भी कर सकेंगे। इस पर आगे चल के तफसील से बात भी। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो एक बड़ा फैसला था कि रोज़ कीमतों का तयन होगा, अब इसको अमली जामा पहना दिया गया है। ये इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का नया यौमिया निज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर दिया है, जिसके तहत अब मुल्क भर में जो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें होंगी रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी। नए तरीक़ाकार के मुताबिक कीमतों के ऐलान के लिए वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत की पेशगी मंजूरी की भी शर्त ख़त्म कर दी गई है। यानी कि अब ओगरा जब चाहे वो कीमत का तयन करेगा और उसके बाद वही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा खाम तेल की कीमतों में, दरामदी लागत में, एक्सचेंज रेट में, ये सब वो सवाल हैं जो कि इस वक्त हर शख्स के दिमाग में आ रहे हैं कि क्या स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया या नहीं, क्योंकि अवाम की तो दुहाइयाँ हमने कल आप तक पहुँचाई थी। जी हाँ, तो डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इतना काबिल अमल है या कितना नहीं, अब तो ये चीज़ गुजर चुकी क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके असरात क्या होंगे एक आम सारिफ के ऊपर, तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पेट्रोल एसोसिएशन हो या फिर पेट्रोल पंप मालिकान हो, और साथ में इस तमाम अमल की शफाफियत को किस तरह से हुकूमत को यकीनी बनाना होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कीमतें आलमी मंडी में कम होंगी तो वो कुछ पैसे ही आपको कमी नज़र आएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपये। मगर जब बढ़ेंगी तो ये कंपनीज फिर उसको बढ़ा देंगी। इसके कोई लिहाज किए बगैर कि उनके पास जो स्टॉक था वो पहले का था या बाद का था। अब ये उन मुल्कों में तो ठीक रहता है जहाँ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो मद्देनज़र होती है, और वहाँ पे आपको पता है कि कोई जुर्रत भी नहीं करता कि वो इस तरह की मैनिपुलेशन मार्केट में करे। तो वहाँ अगर आप जाएं तो एक आपको पेट्रोल पंप पे 10-15 सेंट कम नज़र आएगा, दूसरे पे ज़्यादा, तो अवाम को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर यहाँ चूँकि ऑयल जो हमारी कंपनीज हैं, इनको ना तो जब सुपर डुपर प्रॉफिट हुए तो किसी किस्म का विंडफॉल टैक्स लगाया। उन सब ममालिक ने जहाँ से हम ये कॉपी कर रहे हैं मॉडल, सब ने विंडफॉल टैक्स लगाया, क्योंकि जंग के दिनों में उनके पास पहले से ज़खायर मौजूद थे और वो डिजिटली जो उनके ज़खायर होते हैं वो डेली बुनियाद के ऊपर मॉनिटर हो रहे होते हैं। ओगरा जिसको अब ये पूरा राइट दिया गया है, उनके पास तो ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है, बल्कि बहुत सालों से वो इस मामले में स्ट्रगल करती रही है कि वो स्टॉक को और बाकी चीज़ों को वैल्यूएट कर सकें। बिल्कुल सही। तो फिर शफाफियत का अमल तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ओगरा के पास इख्तियार दे दिया जाना, शफाफियत पर बड़े सवालात उठ गए हैं। अली परवेज़ मालिक साहब डीलर्स के साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं, क्योंकि डीलर्स एसोसिएशन भी उनके साथ खासा ताउन दिखा रहे हैं, और वो इन इस्लाहात से जो अभी नई मंजूरी दी गई है उससे खासे खुश और मुतमईन नज़र आते हैं डीलर्स एसोसिएशन। और अब उनको 8% जो मार्जिन है वो दिया जा रहा है। अली परवेज़ मालिक साहब ने ये उनके साथ वादा वईद भी कर लिया है। तो क्या अब ये आपस में गठजोड़ हुकूमत का और डीलर्स एसोसिएशन का हो जाएगा, आवाम का कोई नहीं सोचेगा? बिल्कुल जो सरमाया आपने बड़ी ऑयल मैन जो कंपनीज हैं
जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, और जो जाहिर है कि पेट्रोलियम एसोसिएशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको कीमतें जहाँ भी रहें अपना जो है वो मार्जिन मिलता रहेगा। और असल नुकसान आवाम को ही होगा, क्योंकि देखिए अगर ये रोज़ तय ना कर सकें कि आने वाले दिनों में एक दिन वो 10 रुपये महंगा कर दें, क्योंकि जैसे अब फिर मशरक़ वस्ता में सूरत हाल ख़राब हो रही है, अब बहुत ही भी रास्ता बंद कर रहे हैं दूसरे वाला भी, तो आने वाले दिनों में 10-15% तेल की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। और उस पूरे माहौल में ये ऑयल कंपनीज इतना ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगी, क्योंकि इनके पास 5-6 महीने का स्टॉक होता ही है। मगर चूंकि मार्केट आपको पता है कैपिटलिज्म में ऐसे नहीं चलती, वो तो डेली बेसिस के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और फिर हुकूमत ने 70% रुपए जो अपना पर लीटर है वो तो बिल्कुल पहले ही महफूज कर लिया है और बता दिया है कि ये किसी शक्ल कम नहीं हो सकेगा, ये तो यहीं रहेगा। ये हमने IMF के साथ वादा भी कर लिया। अब अगर 1 लीटर पेट्रोल में 70 रुपये टैक्स लेकर आप ये तवक्को करेंगे आवाम को किसी किस्म का फ़ायदा होगा, जहाँ कीमतें जंग के ज़मानों में भी कम हुई या उन्होंने उसको मुनासिब रखा, वो वहाँ पर उन्होंने अपने टैक्सेस हुकूमत ने कम किया। हमारी हुकूमत को टैक्स तो कम करने का दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं है, मगर दूसरी तरफ जो उन्होंने अपने आप को मराद दे रखी है, जिसमें ज़ाहिर अली परवेज़ साहब भी शामिल है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और आप देखें कि उनकी गाड़ियों के फ्यूल भी आप और मेरी टैक्स से जाते हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा जहां गवर्नमेंट के जितने चाहे वो। तो अभी फिर ऑप्शन डॉक्टर साहब आपके ख्याल में अवाम के पास है क्या? और जिन यूरोपीय ममालिक की हम बात करते हैं, इवन पड़ोस में भारत के अंदर भी यही निज़ाम नाफिज है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत से मसाइल हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या इकदामात हैं जिनके ज़रिए अगर रोज़ाना की बुनियाद पे भी कीमतों का तयन हो तो आवाम को उससे कम से कम नुकसान ना पहुँचे और अमल भी शफाफ हो, तो क्या किया जा सकता है? देखिए अब तो ये फैसला हो गया, मगर अब एक फैसला हो जाने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है वो जिसे चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कहते हैं वो ला सकते हैं। तो एक जितने भी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी एक कमेटी बनाएं और डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करके जो दुनिया भर के अंदर रिटेल के ऊपर तेल बिकता है और उसको पाकिस्तान की जो हमारी अपनी मार्केट है उसके साथ को रिलेट करते हुए वो रोज़ एक जारी करें। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया पर भी जारी हो सकता है, तो उससे ये हो सकता है कि फिर इन कंपनीज के ऊपर बहुत दबाव आए कि यहाँ कोई तो उनको मॉनिटर कर रहा है। मगर जहाँ तक हुकूमत का मामला है, उनके पास ना सलाहियत है और ना ही उनकी कोई ऐसी इंटेंशन होती है कि वो कोई अवाम दोस्त इसको फैसला एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो लगता यह है कि इससे फ़ायदा भी होगा। जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम या ज़्यादा होंगी तो उसका अल्टीमेटली आवाम को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अगर डेली बेसिस पर ये कीमतों का तयन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मार्केट जो है वो मकामी सतह पर या इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट गिरती है, तेल की कीमतें नीचे जाती हैं, तो फिर कोई भी ना तो डीलर एसोसिएशन और ना ही पेट्रोल पंप ये कह पाएंगे कि कीमतों का तयन नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने महंगे दामों खरीदा है। तो उसका तो लगता यूं ही है कि फ़ायदा आवाम को भी पहुंचेगा। आप क्या कहते हैं? देखिए ये तो आइडियल बात है और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जिस दिन की जिसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं उसी से ही मार्केट मुतय्यन होती है। मगर क्या हमारे यहाँ ओगरा ऐसा कर पाएगा? क्योंकि देखिए अब तो ओगरा ने डिटर्मिनेशन करनी है। ओगरा ये पाकिस्तान में डीजल 70% यहाँ से खुद हम प्रोड्यूस करते हैं, मगर वहाँ भी मार्केट रेट लगाकर ही लोगों को जो है वो दिया जाता है। तो हमारे यहाँ दो मसाइल है। एक तो ये कि ओगरा की जो सलाहियत है वो सबको मालूम है कि वो बहुत कमज़ोर है और वहाँ इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, वहाँ क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस भी है, वहाँ सारे सिफारशी लोग लगे होते हैं। और दूसरा जो बड़ा मसला आपने कहा, ये जो ऑयल कंपनीज हैं ये इसको अगर फॉलो नहीं करेंगी और ये बहाने बनाएंगी ओगरा के सामने, तो फिर तायुन किस चीज़ से होगा? था वो तो महंगा था। डॉक्टर साहब फिर तायुन किस चीज़ पे होगा, दारोमदार किस चीज़ पे होगा कीमतों के तायुन का? और क्या वाकई में ओगरा को ही जिम्मेदारी दी गई है या ओगरा की आड़ में वजारत तमन्नाई ही फैसले करेगी और ओगरा का नाम इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए मिनिस्टर साहब ने तो अपनी दानिश में और मैं समझता हूँ कि वेल इंटेंशन से ये फैसला किया है, मगर मिनिस्टर साहब को खुद भी ऑयल एंड जो हमारी इस गैस की दुनिया की जो मार्केट है उसका इतना अंदाज़ा तो नहीं होगा जितना एक एक्सपर्ट को डेली बेसिस पे होता है। तो हमारी जैसे साइट्स में जहाँ कोई ऐसा डिजिटल निज़ाम ही नहीं है जो कि आप स्टॉक को मॉनिटर कर सकें ऑयल जो कंपनियाँ हैं उनका, तो फिर वो तो कहेंगी कि नहीं जी ये जो मेरा स्टॉक अब आया ये तो मैंने पहले ख़रीदा था और ये महंगा ख़रीदा था तो मैं सस्ता करूँगा तो मुझे नुकसान होगा। तो अगर आप भारत को देखें, यूरोप को देखें, अमेरिका, तीनों जगहों पे ऑयल कंपनीज को हैवी उन्होंने विंडफॉल टैक्स लगाया क्योंकि इन्होंने इसी तरह से जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था एक दिन महंगा हो गया तो वहाँ तो हुकूमतें फिर काम करती हैं। अगर इसके साथ वो ये फैसला भी कर लेते
कि इनके ऊपर हम लगाएंगे विंडफॉल टैक्स, क्योंकि अगर इनके पास पड़ा स्टॉक एकदम से महंगा हो गया तो फिर जाहिर है कि ये उसी कीमत पे बेचेंगे जिस कीमत के ऊपर महंगा होगा। जब सस्ता होगा तो इन्होंने कोई इतनी जल्दी सस्ता नहीं करना, मुझे पूरा यकीन है। मगर जब ये महंगा बेचे तो फिर हुकूमत भी इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाए ताकि ये ऐसा करने से बाज रहें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत। और एक फ़ैसला जो कि हुकूमत पर मुसल्लत किया गया है, स्टेक होल्डर जमात में नहीं लिया गया। गुड ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त एहतजाज की कॉल दे रहे हैं कि हमसे जो अखराजात हैं हम उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर डेली बेसिस पर कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और अभी हमने देखा भी है कि डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई हैं और पेट्रोल की कीमत में कुछ इजाफा हुआ है। सॉरी, पेट्रोल की कीमत 35 पैसे कमी की गई है, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ाई है जीरे के बराबर है। और पेट्रोल पंप मालिकान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उनका जो मार्जिन था उसमें भी कटौती होगी, लेकिन सिर्फ डीलर्स को 8% मार्जिन दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसके नताइज क्या होते हैं। लेकिन बहरहाल अभी बहुत से शुकूक व शुबहात हैं और आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बहरहाल मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा। दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे नाजरीन, और आपको बताएं कि ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बरतानवी खबर रसाई एजेंसी राइटर्स में गुफ्तगू की है और कहा है कि सालिसों ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अबूरी मुआहिदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी है। तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सालिस ममालिक ने ईरान और अमेरिका के दरमियान हमले 10 रोज़ के लिए रोकने की जो तजवीज़ दी है उसमें पाकिस्तान भी यकीनन शामिल है। और 10 रोज़ जंग बंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना है और अबूरी मुआहिदा बहाल करना है, जो कि बड़ा ही करीब पहुंच चुके थे हम मुआहिदे के, लेकिन उसको सबूताज कर दिया तो अब ज़रूरी है कि इस शिद्दत के अंदर जो हमलों की सूरत में जारी है थोड़ा सा ब्रेक लगाया जाए। और न्यूयॉर्क टाइम्स भी एक दावा कर रहा है अपनी रिपोर्ट में, और वो ये है कि पेंटागन ने ईरान जंग में ज़ख्मी जो दर्जनों फ़ौजी हैं उनकी मालूमात ज़ाहिर नहीं की, बल्कि उनके फ़ौजी तो ये कह रहे हैं कि हमें धकेला जा रहा है ईरान के सामने। उनकी जो मालूमात हैं वो ठीक ताक के निशाने ईरान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और साथ में जो हालिया सर्वे है उसमें बताया गया है कि 60% से ज़ायद अवाम अमरीकी ये चाहती है कि इस जंग को रोका जा सके। तो इस तमाम सूरत हाल पर डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में अमरीकी फ़ौजी भी मारे जा रहे हैं, अमरीकी अवाम बहुत ज़्यादा इससे रंजीदा भी हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारी जंग नहीं है लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उन्हें इसमें मारा जा रहा है। ईरान की तरफ से ये हर लिहाज से अपने हुर्मस का जो कंट्रोल है उसे हासिल करने की जो कोशिश है उसको जो वो जारी रखे हुए हैं, क्योंकि अगर अभी वो मौका उन्होंने गंवा दिया तो शायद मुस्तकबिल में उन्हें ये दोबारा से कंट्रोल इस तरह से ना मिल पाए। तो आपको लग क्या रहा है, ये 10 दिन के ब्रेक की जो कोशिश की जा रही है सालिसों की तरफ से, ये कितनी कारगर साबित हो सकेगी? देखें, 10 दिनों की इस कोशिश को कारगर साबित होगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि जो दोनों फ्रीकैन हैं उनके अंदर जंग बंदी के हवाले से विल कितनी मौजूद है। हम देखते हैं कि जो तीनों राउंड्स अभी तक हुए हैं इस जंग के, 1 जून 2025 में हुआ, फिर फरवरी के अंदर, और फिर MOU का साइन होना, और अब तीसरा जो राउंड है ये जारी है। और इन तीनों राउंड्स के अंदर ना एक बात बड़ी कॉमन है, और वो है कि अपर हैंड जो है वो पहले राउंड में भी ईरान का ही था, दूसरे राउंड में भी ईरान का ही था, और थर्ड राउंड में भी ईरान का ही है। इस वक्त जिस तरह के प्रेशर्स जो हैं अमेरिका जो फेस कर रहा है या ट्रंप फेस कर रहा है ना, उनको हम 3 M's के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है मार्केट, पहला M, दूसरा M जो है वो मिड टर्म है, और तीसरा M जो है वो म्यूनिशन है। अब ये वो तीनों प्रेशर हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक है और मिलिट्री से जिनका ताल्लुक है। डोनाल्ड ट्रंप के तीनों राउंड्स के अंदर यही वो तीनों प्रेशर हैं जिन्होंने या तो जंग को रिज्यूम करने पर भी मजबूर किया इनको, या दोबारा से जंग करने पर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा वेपन ईरान के पास है जो कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा तगड़ा और पावरफुल है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो आप चला नहीं सकते होते, वो आपने डेटर्स के लिए रखा होता है, वो एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे आप रखते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा बॉम्ब है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, एक ऐसी बारगेनिंग चिप है ईरान के पास कि जो अल्टीमेटली वो किसी भी कीमत पर इसको खोने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त आप देखते हैं कि MOU भी जो साइन हुआ है, और MOU के साइन होने के बाद फ़ौरन से जो इसकी वायलेशन का आगाज़ है
वो अमेरिका की तरफ से हो चुका था जब मार्को रूबियो ने आर्टिकल नंबर 1 की वायलेशन की और लेबनान के साथ एक एग्रीमेंट किया और जिसमें जंग बंदी के हवाले से बात की गई थी। और फिर हमारे पास जेडी वैंस की वो स्टेटमेंट भी लाइव टीवी पे मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इन 60 दिनों को रीफिल करने के लिए ग्लोबल जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको रीफिल करने के लिए इस्तेमाल करने का कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के पीछे जो बदनीयती कार फरमा थी एमओयू के पीछे भी, और अल्टीमेटली वो इन 60 दिनों को क्योंकि म्यूनिशन की सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा था तो इन तमाम 60 दिनों के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने यूरोप से किस बड़ी तादाद में असला जो है वो इस खित्ते की तरफ लेके आए और रीफिल करने के लिए टाइम गेन किया गया है इस 60 दिनों के अंदर भी। डॉक्टर फानी साहब, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं अमेरिका की इसमें बदनीयती तो मौजूद है, अगर हम एक तरह से मान लें कि अबनाए हुर्मुज़ का अगर इख्तियार अमेरिका हासिल कर भी लेता है तो उसके पास क्या तरीक़ाकार होगा उसको इतनी दूर से बैठ के ऑपरेट करने का, उसके ऊपर अपना हक जताने का या उसके ऊपर अपना इक़्तिदार जमाने का, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल अमर होगा कि ईरान के दरवाजे के ऊपर बैठ के और अबनाए हुर्मुज़ को ऑपरेट किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बॉडी बैग्स जो है वो भी इनको मिल रहे हैं। अमरीकी जो फ़ौजी हैं उनका पेंटागन ये बता रहा है कि उनका रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, उनकी तफसीलात नहीं दी जा रही, वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं, ज़ख्मी हालत में हैं, कहाँ पर हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त बॉडी बैग्स चाहिए? वो अपनी सियासत इस तरह से चमकाना चाहते हैं कि हम ईरान पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान हमारे लिए वबाल जान बन चुका है या हमारे लिए अमवात की वजह बन रहा है? क्या होने क्या जा रहा है या क्या कर रहा है इस वक्त अमेरिका? देखिए, पहले सवाल की जो पहला हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो खारग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर सकता है? बिल्कुल ये मुमकिन तो है कि वो कब्जा कर सकता है, क्योंकि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड? ऑफ कोर्स यूएसए। कौन सबसे ज़्यादा मतलब इसको अब्जॉर्ब करने की पेन रखता है? और वो ईरान है। तो वो कब्जा तो कर लेगा खारग आइलैंड के ऊपर, लेकिन उसको मेंटेन रखना और सस्टेन करना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस लोकेशन के अंदर खारग आइलैंड है, अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड आते हैं तो थोड़ी सी साहली पट्टी के बाद आप देखते हैं कि वहाँ से जो ईरान के सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिले हैं वो शुरू हो जाते हैं, और उन पहाड़ी सिलसिलों के अंदर हर एक मील के बाद वहाँ पे आपको रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे कि एक 1915 के अंदर जो डार्डनल स्ट्रेट्स के साथ बरतानवी फ़ौज के साथ हुआ था कि वहाँ पे 2.5 लाख बरतानवी फ़ौजें जो थी उन्होंने डार्डनल स्टेट को अबूर तो कर लिया था कि हम इसको कब्जा कर लेंगे तो ऑटमन एम्पायर को हम तोड़ देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर जो ऑटमन फोर्सेस थी, अगर तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन जो जियोग्राफिकल बेनिफिट्स हासिल थे उन फोर्सेस को, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ी पसपाई बरतानवी फौज को उठानी पड़ी थी। बिल्कुल अमेरिका खारग आइलैंड पे आ सकता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड ला सकता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना उसके ये एक बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अगर थोड़ा सा हम बात करें, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और 10 दिन ब्रेक के लिए भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वज़ीर दाखिला ईरान के, वो गुज़श्ता रोज़ पहुँचे हैं पाकिस्तान। सिकंदर मोमिनी IRGC के साथ, ईरानी इंटेलिजेंस के साथ उनके बहुत अहम ओहदों पर रहे, करीबी उनका ताल्लुक भी है। लेकिन ये जो दौरा है, एक तो इसका एजेंडा क्या, क्योंकि फील्ड मार्शल से भी उनकी मुलाकात, वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर दाखिला के साथ, क्या ये अमेरिका ईरान जंग के तनाजुर में दौरा है या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या जो बॉर्डर मैनेजमेंट के मामलात हैं उस पर फोकस किया जाएगा इस दौरे में? देखिए, इस वक्त ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ईरान, US और इजराइल की वॉर ही है, क्योंकि अमेरिका ने इसको वायलेट किया है और दोनों जो अफ्रीक हैं ना, है ना, वो MOU को मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे उन्होंने लिया है और दोनों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अब उस इंटरप्रिटेशन को लेके अमेरिकन ये कहते हैं कि ईरान ने वायलेट किया है, ईरान ये कहता है कि अमेरिका ने वायलेट किया है। अब पाकिस्तान में उन वज़ीर दाखिला का आने का मकसद ये है कि अमेरिका की जो गारंटी है, देखिए सालिसी तो हम कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान पहले दिन से कर रहा है कि हमारे भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं इस जंग के अंदर, लेकिन उसकी गारंटी अमेरिका की कौन देगा? ईरान जो है उसका मुद्दा ये है, और वो तमाम रीजनल ममालिक को भी यही कहते हुए और पूछते हुए नज़र आ रहा है
कि मैं जंग बंदी की तरफ आ जाता हूं। और ये भी मैंने जो MOU साइन किया था और ये जो मेरी सफारती कोशिश थी, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि दुनिया ये ना कहे कि मैं जो है वो रॉग स्टेट बन गया हूं या सफारतकारी के ऊपर मेरा एतमाद नहीं है। मैंने पूरी दुनिया के सामने एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट की वायलेशन जो है वो पहले दिन से ही अमेरिका की तरफ से होना शुरू हो गई थी। उसका आर्टिकल नंबर 5 हो, उसका आर्टिकल नंबर 1 हो, और अल्टीमेटली उनके जो एसेट्स को अनफ्रीज करने की बात की गई थी वो भी वहीं पे है। और ईरान को भी ये नजर आ गया था जो सबसे बड़ा मसला है ना इन दोनों के दरमियान में, वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। आप उस ट्रस्ट को ब्रिज करने के लिए फिर सालिसों का जो किरदार है वो बढ़ जाता है कि वो कैसे गारंटी दें अमेरिका की कि अमेरिका दोबारा से ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा फ़ानी साहब, तो अभी क्योंकि ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान फिर से ईरान के कहने पर या अमेरिका की आमादगी पर दोबारा से कोशिश कर सकता है? और अगर कोशिश करता है तो किसको राम करना होगा, को राम करना ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होगा? क्योंकि जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट तो है और ईरान तो इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अमेरिका हमेशा से वायलेट करता आया है, अपने ही मुआहिदों को तोड़ता आया है। तो फिर क्या मुश्किल अमर रहेगा ईरान को इस चीज़ के लिए एग्री कर पाना? हाँ देखिए, पाकिस्तान भी ना पहले दिन से, अगरचे तो 1940 या 7 के बाद से ही, बल्कि जब 79 में इनकलाब ईरान हुआ था तब से लेके आज तक पाकिस्तान ने इंतहाई खूबसूरती के साथ एक टाइट रोप पे चलते हुए डिप्लोमेसी के एक बैलेंस को मेंटेन किया है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान और दीगर गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान। लेकिन अब जंग के हालात के अंदर ये चीज़ और मुश्किल होती जा रही है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा, तकरीबन 50-60 लाख जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान जो है उसके साथ आपका 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। और यमन की सूरत हाल भी जो उसमें एस्केलेशन आ रही है, हम देखते हैं कि बाब अल मंदेब को बंद करने के भी इशारे हो रहे हैं और हौतीज और सऊदी अरेबिया का भी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। तो ये वो सारे के सारे मामलात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो भी सफारती तौर पर अच्छा खासा दबाव में है, जिस तरीके से दीगर रीजनल ममालिक दबाव में है कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल एस्केलेट कर जाती है और पाकिस्तान हैड एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है आपका, और दूसरी तरफ आपके साथ ईरान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर है और आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बरादर ममालिक हैं आपके दोनों। तो इस सारे सिनारियो के अंदर पाकिस्तान की तो हत्तुल वसा ये कोशिश है कि एक तवाज़ुन को कायम करते हुए जो डी एस्केलेट किया जाए सूरत हाल को, और ईरान और अमेरिका जो है उनको दोबारा से MOU की तरफ लाया जाए। आप कितने पर उम्मीदें हैं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान इस कोशिश में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं खबरें ये भी हैं कि क्योंकि IRGC का होल्ड इस वक्त ज़्यादा है फैसला साजी के अंदर भी, और ये जो एक एग्रेसिव अप्रोच है हमलों की सूरत में, ये भी उन्हीं के फैसलों की वजह से हो रहा है। और कहीं ये सोच भी पाई जाती है कि पाकिस्तान इस मीडिएशन में अमेरिका की तरफ उसका टिल्ट ज़्यादा रहा है। तो इस तासुर को ज़ायल करना ये कितना मुश्किल अमर होगा, और ये जो एक बार फिर से हमलों में तेज़ी आई हुई है इसको रोकने में पाकिस्तान किस हद तक कामयाब होता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि सऊदी अरब बहरहाल हमारी भी रेड लाइन है। देखिए, पाकिस्तान तो इंतहाई नेक नीयती के साथ एक सफारतकारी का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट भी किया है, और दिन रात हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने अपना किरदार अदा किया है। हाँ, अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, हर मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि हर तरह के लोग होते हैं और वो एक ही एक्ट के ऊपर आपको मल्टीपल ओपिनियन सुनने को मिलती हैं, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी। लिहाजा नेगेटिव ओपिनियंस को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी सफारतकारी के अमल को रोक देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते का एक इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान पहले भी सफारतकारी के तौर पर अपना बेहतरीन किरदार अदा करता रहा और तीसरा सेक्रेटरी था इस MOU का, और आगे भी ये करता जाएगा। जो आपने बात की कि आप कितनी उम्मीद है कि ये MOU जो है वो दोबारा से सीज फायर की तरफ चले जाएगी। देखें, जो दो चोक पॉइंट है ना वो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज है और बाब अल मंदेब है। अब ये कहीं जा नहीं सकते हैं। इस पूरी जंग के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैसला कुन होगी वो ये होगी, हु कैन अब्सॉर्ब मोर पेन, ऑफ कोर्स दैट इज ईरान। तो अल्टीमेटली जब ईरान के ऊपर आप डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं ना, तो ईरान इलाकाई ताकतों की एनर्जी फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करता है और उसका इम्पैक्ट फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे होता है, और ग्लोबल इकोनॉमी अल्टीमेटली फिर ट्रंप को प्रेशराइज करती है। तो ये एक प्रेशर का साइकिल है, ईरान के ऊपर आया, रीजनल ममालिक पे आया, ग्लोबल इकोनॉमी पे आया और फिर ट्रंप के ऊपर आया। तो ट्रंप बहुत ज़्यादा देर तक
इसको आगे प्रोलॉन्ग कर नहीं सकते। अगरचे बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको फॉरएवर वॉर में तब्दील होता हुआ भी देख रहे हैं कि ये एक लंबी जंग जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर या इराक के अंदर उनको लड़ना पड़ी थी, कुछ इसी तरह का मामला यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो सबसे मेन फैक्टर है जो मुझे पूरी उम्मीद रखता है वो इकोनॉमी का जो फैक्टर है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ग्लोबल जो इकोनॉमी है इस जंग को बर्दाश्त कर नहीं सकती है और अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी इन दोनों फ्री कैन को उन पॉइंट्स के ऊपर ले आएगी जो दोनों को कुछ कंसेंसस के ऊपर जो है वो एग्री कर। बिल्कुल सही, जो इस खित्ते के हक में भी हो और दुनिया के मफाद में भी हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब मौजूद थे, माहिर आलमी अमूर। और एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, जो सालिस ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि 10 रोज़ तक इस जंग को रोका जा सके ताकि बातचीत हो सके दोनों फ्री कैन के दरमियान और दोनों फ्री कैन को एग्री किया जा सके इस जंग बंदी के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर। तो हम भी बड़े उम्मीद है, जी हाँ, सोचने समझने का मौका मिल सके, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अब देखते हैं कि ये जो दौरा है वज़ीर दाखिला का ईरान के, वो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर वो मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर का अहम पैगाम लेकर पहुँचे और पाकिस्तान भी मुसलसल कोशिश कर रहा है कि वो कायल कर सके कि दोनों तरफ से समझ बूझ का मुजाहरा हो, ताकि अवाम अल्टीमेटली ना सिर्फ इस खित्ते की बल्कि पूरी दुनिया के जो रहने वाले हैं वो इसके असरात का सामना कर रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा। दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या वेलेंशिया टाउन में पेश आया था, एक निजी सोसाइटी के अंदर, जहां पर एक घर के अंदर उनकी बैकयार्ड के अंदर 3 बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए। वालिदा उनकी बेहोशी की हालत में मिली, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहीं पर वो दम तोड़ गई। वालिद की स्टेटमेंट ये थी कि मैं घर पे मौजूद नहीं था, ग्रॉसरी के लिए गया हुआ था और मैं जब वो घर पहुंचा तो मेरे बच्चे और बीवी मुझे इस हालत में मिले। और जो हमसायों के बयान है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जुनेद, जो कि ये बता रहे थे कि हमने बच्चों को देखा गली में तड़पते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए छोटे बच्चे को, और उसके बाद उन्होंने बेल बजाई तो नासिर डोगर नामी ये शख्स है जो कि बाहर आया और उसने बताया कि मेरे बच्चे तो मूवी के लिए गए हुए। तो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, असल हकायक है क्या? हमारे क्राइम रिपोर्टर एक न्यूज़ के शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि तहकीकात में क्या आया, असल हकायक हैं क्या। शराज, क्या पोस्टमार्टम में सामने आया बच्चों की मौत की असल वजह, और जो बयानात नेबर्स के भी सामने आ रहे हैं, जो माँ बाप के भी सामने आ रहे हैं, ये मौत हादसाती है या डेलिब्रेटली है, प्लान्ड है, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जुनेद, बिल्कुल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, उसमें ये बात तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि उनको जहरीली चीज दी गई है। अब जो फोरेंसिक भिजवाया गया है उसका खामन जो नासिर डोगर जिसको हिरासत में लिया गया, उसका मोबाइल भी और घर के अंदर से और भी कई शवाहिद जो फोरेंसिक भिजवाए गए। और पुलिस ने उसी, जिस तरह इशाल ने बात की कि हमसायों की एक मेड ने अपनी छत से देखा कि 3 बच्चे जो हैं वो वहां पर पड़े हैं और उनको चादरों में लपेटा हुआ था और एक बच्चा उस वक्त तक जिंदा था। जब उसके घर वालों हमसायों ने आके उनको बताया, उस वक्त तक खातून भी गेट पर आ चुकी थी और उसका ये कहना था, हमसाये ने ये खुद सुना कि मेरा खामन जो है बच्चे खा गया। इसी दौरान खामन भी जब गेट पे पहुंचा तो उसका ये कहना था, उसने अपनी बीवी से पूछा और जो हमसायों को उसने बताया कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो मूवी देखने गए हैं। जबकि हमसायों ने जब कहा कि बच्चा अंदर पड़ा तो फिर हमसायों के साथ अंदर जाकर देखा गया तो 2 बच्चे दम छोड़ चुके थे, जबकि तीसरा बच्चा जो है वो दर्द से करा रहा था। जब उसको उठाया गया और ले जाने की कोशिश की अस्पताल तो वो भी जाँ बहक हो गया। खातून अभी जिंदा थी जो अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर बच्चों की माँ, वो उसकी भी इंतकाल हो गया उसका जी, उसका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद फौरी पुलिस ने नासिर डोगर को हिरासत में लेकर और पुलिस की मदईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। फिर जो वीडियो एविडेंस हासिल किए गए उस खातून की जो बहनें हैं बाहर कनाडा और अमेरिका में, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इसी ने जोर लगाया था कि मैंने पाकिस्तान जाना है और मैं अब ठीक हूँ, उसका इलाज चल रहा था। वो थोड़ी सी ज़हनी मरीजा थी, जो उसकी बहनों ने तस्दीक किया और पुलिस के पास इसकी स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियो स्टेटमेंट भी उन्होंने हासिल कर ली है। अब वो दोनों बहनें भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, पोस्टमार्टम हो चुके हैं और कल भी अदालत में ये दोनों फैमिलीज गई हैं। बाप का ये कहना था कि उसकी फैमिली को बच्चे दिए जाए और लाश दी जाए बीवी की, जबकि बहनें ये चाह रही थी कि बच्चों की और उनकी बहन की लाशों उनके सुपुर्द की जाए। फिर अदालत ने भी जो फैसला किया कि नासिर डोगर के लवाकिन को बच्चों की और उसकी बीवी की लाश दी जाए। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद से भी जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अभी तक की जो
तफ्तीश है उसमें ज्यादा जो शक है वो यही है कि माँ जो घर में अकेली थी और घर में जो खासकर हलवा पका हुआ था और चावल के साथ वो सारे फोरेंसिक के लिए गए हैं, ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि खाने में जहर था। अब अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खाने में जहर था, माँ खुद भी मर गई, अगर वो जहनी मरीज थी तो अमेरिका के अंदर भी रहते हुए वो ये काम कर सकती थी बड़ी बासानी, वहाँ पर भी अपने बच्चों को किसी भी तरीके से मार सकती थी, खुद की भी जान ले सकती थी, उसने ये यहाँ पाकिस्तान आने के बाद क्यों किया? और दूसरा ये भी बताइएगा, क्योंकि इनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, ये लाहौर में आर्जी तौर पर 17-18 रोज़ पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं USA से, इनका आबाई इलाका कौन सा है और ये वहाँ पर क्यों नहीं रह रहे थे? ये सबसे अलग थलग इनका शौहर इनको यहाँ लेकर क्यों रह रहा था? अब बिल्कुल ये 1 महीना कबल जो है वो अमेरिका से आए हैं और इन्होंने ये रेंटेड घर लिया। ये पसूर सियालकोट की एक तहसील है पसरूर, ये वहां से रहायशी थे, लेकिन अरसा दराज से ये अमेरिका जा चुके थे। जिस तरह खातून जो जहां पर हुई है उसकी बहनें भी वहां पर थी और ये जो नासिर डोगर है ये भी वहां पर काम करता था। पुलिस को कुछ ऐसे भी शवाहिद मिल चुके हैं, जिस तरह नासिर डोगर ने कहा कि मैं उस वक्त एक स्टोर पर, ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद था, तो वहां से भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है। फिर जब 3 बच्चों को घर में जो जहर दिया गया पुरस्कार तौर पर, अभी तक इस हवाले से डीएजी इन्वेस्टिगेशन, डीएजी ऑपरेशन, एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन, किसी ने बकायदा कोई भी ऐसी खबर जारी नहीं की, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की कि तहकीक क्या की गई। लेकिन पुलिस ने ऑफ रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक की है कि नासिर डोगर जो है उसकी स्टेटमेंट जो हासिल की गई है उसके शवाहिद मैच करते हैं कि वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था। लेकिन खतून की उस बात को चूंकि वो जाबाक हो चुके, अभी तक पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो ज्यादा पुलिस को भी शक है वो यही है कि जो हलवा था घर में पका और सालन था वो बच्चों को खिलाया गया, जिसके बाद बच्चे जो है जाबाक हुए हैं और बच्चों की लाशें भी चादरों में जो लपेटी गई हैं वो घर के अंदर से ली गई जब उस वक्त नासिर बाहर था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा शिराज सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि उस खातून की बहनों ने आके बताया कि ऑलरेडी उसका इलाज चल रहा था और वो जहनी मरीज थी, तो क्या इस हवाले से डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स या उसकी कोई मेडिसिन के शवाहिद मिल सके हैं, कोर्ट में पेश किए गए हैं, या मंजर आम पर तो अभी तक देखने को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जिसमें ये साबित हो सके वो खातून वाकई जहनी मरीज थी और वो ज़ेरे इलाज थी USA में? देखिए, पुलिस के पास जो वीडियो एविडेंस मौजूद है, जब वो बैरून मुल्क से पुलिस के साथ बात कर रही थी जो उसकी बहनें हैं, तो वो उन्होंने उसमें जो स्टेटमेंट दिया वो बकायदा रिटर्न और उसको मिशन का हिस्सा भी बनाया गया है। तो उसी में ये लिखा गया है कि उनकी बहनों ने तस्दीक की है, पुलिस ने कहा है, SSP इन्वेस्टिगेशन ने इसकी तस्दीक की है कि उसकी बहनों ने कहा है कि उसका इलाज वहां पर चल रहा था और उसने ये फोर्स किया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मैं अपनी मेडिसिन लेती रहूंगी। और 1 माह कबल वो अपने खाविंद के साथ बच्चों समेत यहाँ पर पहुंची है और जब उनसे ये भी सवाल किया है कि आपको अपने बहनोई पे शक है कि नासिर डोगर इनको कत्ल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते कि बच्चों को जहर जो है वो माँ ने दी है या बाप ने दिया है, तो ये आप तफ्तीश करें और जो भी हकायक होंगे वो आप हमें बताएं। तो और शिराज, ये सगा बाप है बच्चों का जिनका इंतकाल हुआ है? जी बिल्कुल सगा बाप है और उसने ये एक और भी स्टेटमेंट दी कि वहां पर मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंस होने की वजह से मैं पाकिस्तान आया और यहाँ उनको मैंने एडमिशन लेकर देना था, लेकिन उनकी माँ ने, वो यही इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी माँ ने उनको जहर दिया है, जबकि माँ का जो स्टेटमेंट जिस तरह इशार ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि शुरू में इसीलिए उसको हिरासत में लिया गया कि मोहल्लादारों ने ये कहा कि हमने खुद सुना है कि माँ ने ये कहा कि मेरे बच्चों को इसने मार दिया, लेकिन ये उसका स्टेटमेंट था जो जाबाक हो गई है। जो शवाहिद मिले हैं पुलिस को उसमें ज्यादा जो शक जा रहा है वो यही है कि जो घर में खाना पका हुआ था उसमें जहर मिलाया गया और बच्चे जो। और फॉरेंसिक कब तक आ जाएगी शिराज, फॉरेंसिक रिपोर्ट? जी बिल्कुल, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो ये बताया गया कि जहर खाने से ही जो कॉज ऑफ डेथ है वो जहर खाने से हुई है। और अब बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट में और खासकर जब वो खेत पर उसको आइसक्रीम खिलाने की कोशिश कर रही थी तो वो आइसक्रीम का जो सारा नमूना वो भी लेबोरेटरी के लिए भिजवा दिया। बहुत शुक्रिया शिराज निसार, हमें अपडेट कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, चाने चले गई 3 बच्चे, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है, लेकिन अभी भी शक व शुबात अपनी जगह मौजूद हैं कि इस मौत की, इन तमाम अमवात की असल वजह क्या है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। हम बात करेंगे आज, क्योंकि मानसून का मौसम भी है और कुछ ही रोज़ में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाएगा 27 जुलाई को, लेकिन इस मौसम के अंदर अमूमी तौर पे सैलाबी पानी, आलूदा माहौल और पीने के गैर महफूज जो असरात हैं उसके बायस गैस्ट्रो, इसहाल, उल्टियाँ, मैदे के इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस जैसे अमराज में नुमाया इजाफा हो जाता है। और हम
पाकिस्तान में तो देख रहे हैं कि इन पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे और इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या एहतियात हमें करनी होगी, इसका भी जायजा लेंगे। बिल्कुल, और इस मौसम के अंदर भी अपने मेदे और आंतों को किस तरह से महफूज रखना है और इन बीमारियों से आपने किस तरह से बचना है। और स्पेशली जो कि मौसम के अलावा भी अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस के पेशेंट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर अमारा नवीद, हेपेटोलॉजिस्ट हैं ये और गेस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। इनसे दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के आखिर, मरीज़ क्यों बढ़ रहे हैं और फिर हेपेटाइटिस के मरीज़ों की बढ़ने की वजूहात क्या हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर अमारा आपको, और हमारी रहनुमाई कीजिएगा। एक तो हम सीजनल, क्योंकि ये चीज़ें हैं जब जैसे ही वेदर चेंज होता है, मानसून का आगाज़ होता है, तो उसके साथ ही हमें इस तरह की वबाई अमराज फैलती हुई नज़र आती हैं उन इलाकों में, स्पेशली जहाँ पर पीने का साफ़ पानी की फ्राहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा पाती। तो क्या ये सिर्फ गंदे पानी की वजह से गैस्ट्रो के अमराज, पेट ख़राब होने के अमराज, वॉमिटिंग होना, नोज़िया होना, इस तरह की दीगर जो अमराज मेदे से जुड़े होते हैं वो सिर्फ गंदे पानी की वजह से होते हैं या वजूहात और भी हैं? देखिए, जैसे मौसमी आपने कहा, जब बरसात वगैरह आती है तो बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि पानी के ज़रिए हमारे अंदर जाते हैं, फिर पखाने की नाली के अंदर बाहर जाते हैं। तो अगर जैसे सैलाब आता है और हमारी सारी पानी की नालें, पानी की लाइंस और जहाँ से मतलब सैनिटेशन, जहाँ से सीवेज लाइंस जहाँ से निकलती हैं वो आपस में एक साथ चलती हैं, तो वहाँ पे जब क्रॉसओवर होता है तो उसके अंदर जो पानी है वो भी ख़राब हो जाता है और असरअंदाज हो जाता है। तो जब आप ये पानी इस्तेमाल करते हैं या आप अगर बाथरूम जाते हैं और अपने हाथ ठीक तरीके से साफ़ नहीं करते, तो इन दो वजूहात की वजह से जरासीम आपके मैदे के अंदर जाते हैं और ये नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस की अगर स्पेसिफिक बात की जाए रूसाबा, तो 3 तरह के इसमें कौन कौन सी अक़साम पाई जाती हैं, उनकी अलामात क्या हैं, उनकी वजूहात, जिस तरह से शाल भी जानना चाह रही थी कि क्या सिर्फ गंदा पानी वजह है या और भी रीज़न्स हैं ताकि हम उससे ख़ुद को बचा सकें, आने वाली जनरेशन को बचाया जा सके। हेपेटाइटिस का अगर आप वर्ड देखना तो ये 2 वर्ड से मिला हुआ है। हेप का मतलब जिगर और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस का जो मतलब होता है वो है कि जिगर में सोजिश हो। अब जिगर में सोजिश बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है, जिसमें सबसे कॉमन वजह वायरसेस की है, लेकिन कुछ अद्वियात भी जिगर को सोजिश पहुंचाती हैं। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करे, जिगर के अंदर चर्बी और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि जिगर के अंदर सोजिश करते हैं। तो जो हेपेटाइटिस है आपको बहुत सारी वजूहात से हो सकता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की आपने बात की है, 27 जुलाई को मनाया जाता है और इसमें हम वायरल हेपेटाइटिस का लोगों को ज़्यादा बताते हैं क्योंकि उसकी आगाही के लिए दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम हेपेटाइटिस की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो हेपेटाइटिस बहुत सी अक़साम के हैं। तो 5 डिफरेंट वायरसेस होते हैं, A, B, C, D और E। और ए और ई ऐसे वायरसेस हैं जो कि गंदे पानी से, या अगर आप अपने हाथ साफ़ ना करें या कोई ऐसी चीज़ खाएं जो कि गंदी हो, तो उसकी वजह से फैल जाते हैं। तो जब ये सैलाब वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम हेपेटाइटिस ए और ई का फैलाव बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल डिजीज़ जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग भी शामिल हैं। तो जो आपने 2-3 एग्जाम उसकी दीगर बताई हैं, ए, बी और सी, वो कब फैलती हैं? तो ए और ई जो है वो वाटर बॉर्न या फीकल ओरल रूट जिस तरह हम कहते हैं कि खाने की नाली से जब वो पखाने की नाली में जरासीम जाता है और अगर आप वही गंदा पानी इस्तेमाल करें या अपने हाथ साफ़ ना करें तो मुँह के ज़रिए आपको ये जरासीम जाता है। जो हेपेटाइटिस बी, सी और डी है ये गंदे खून की बीमारियां हैं, ये गंदे खून से फैलती हैं और हेपेटाइटिस बी खास करके माँ से बच्चे को या हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी होता है तो इसकी वजह से भी फैल सकता है। ये सारी क्यूरेबल हैं, काबिल इलाज हैं, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, उसके अंदर भी हेपेटाइटिस से बचाव की वैक्सीन शामिल होती है। उस वैक्सीन के बावजूद वबाई अमराज हमलावर हो सकती हैं और आप उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो लिमिटेड डिजीज़ हैं कि आपको होंगी, आपको अलामात होंगी और फिर खुद आपके या तो जिस्म से ये जरासीम ख़त्म हो जाएंगे और आप क्योर हो जाएंगे, या बहुत कम 1% से कम लोगों में एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है और उनकी वफ़ात इस बीमारी की वजह से हो जाती है। हेपेटाइटिस ई की बदकिस्मती से पाकिस्तान में वैक्सीन आई थी, पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है, सिर्फ चाइना में होती है, पाकिस्तान में आई थी, इस्तेमाल कम हुई, अब आना बंद हो गई है। और हेपेटाइटिस ए की अलबत्ता वैक्सीन है जो कि कहा जाता है कि बचपन में लगानी चाहिए, लेकिन हमारे 90% जो बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस ए जो है वो 5 साल से कम उम्र में लग चुका होता है। तो उसमें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन की अफादियत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को कोई जिगर के अमराज हैं, हाई रिस्क है कि जिगर में कोई मसला होगा, तो हेपेटाइटिस ए के टेस्टिंग होनी चाहिए और वैक्सीन भी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हमारा जिस तरह से आपने कहा कि ये बच्चे को माँ से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर जब वो मदर फीड पे होगा तब ट्रांसफ़र हो सकता है? और दूसरा ये भी बताइएगा, बच्चों के बैली में वर्म्स हो जाते हैं, वो भी गंदे पानी की वजह से हो सकते हैं, गंदे हाथों से उनका खा लेना कुछ भी उसकी वजह से हो सकते हैं, और फिर क्या ये
बाद में जाके कहीं पर ये हेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये वर्म्स का बार बार हो जाना या मुस्तकिल बुनियादों पर बेली के अंदर रहना? जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो माँ से बच्चे को लग सकता है। इसमें हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमनली माँ से बच्चे को लगता किस है। स्टेज बाकी सारे वायरसेस नहीं लगते और ये ड्यूरिंग बर्थ ही लगता है। मतलब अगर बच्चा पेट में हो तो उस वक्त नहीं लगता, लेकिन पैदाइश के वक्त डिलीवरी थ्रू द वैजिनल कनाल में कहा जाता है कि उस वक्त जो ट्रॉमा होता है उस वक्त माँ से बच्चे को लगता है। हेपेटाइटिस सी बहुत रेयरली, लेकिन कहा जाता है कि हेपेटाइटिस सी भी लग सकता है, लेकिन बी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जो अच्छी बात है वो ये कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और अद्वियात मुयस्सर हैं। तो अगर माँ को पता है कि उसको हेपेटाइटिस बी है, वो अपने टेस्ट कराए। अगर उसका जरासीम एक हद से ज़्यादा है तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस बी की दवाई खानी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि पैदाइश के 12 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाए। अगर बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाती है तो माँ से बच्चे को 10% से भी कम चांस है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस ट्रांसमिट होगा। वरना अगर वैक्सीन ना लगे और माँ दवाई ना खाए तो 90% से ज़्यादा चांस होता है कि आपको माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस लगेगा। अच्छा, वर्म्स के एक इसमें एक हेपेटाइटिस बी की मैं एक और बात सिर्फ कहती चलूँ कि ना सिर्फ वो माँ जिसको हेपेटाइटिस बी है, बट हेपेटाइटिस बी की अब बर्थ डोज की वैक्सीन की बात आती है और कहते हैं कि हर बच्चे को घर ले जाने से पहले हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज वैक्सीन लगनी चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगर आपको बचपन में लग गया ना तो आपको सारी ज़िंदगी हेपेटाइटिस बी रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी की क्योर की कोई दवाई नहीं है, कंट्रोल की दवाई है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की क्योर की दवाई नहीं है। ठीक है। आपने जो वर्म इन्फेस्टेशंस कहीं, अगेन सेम थिंग। सो गंदे पानी से लगता है, कुछ वर्म्स होते हैं कि अगर आप देहातों में काम कर रहे हो तो आपके पैर के अंदर चले जाते हैं, फिर आपके फेफड़ों में जाते हैं और उससे फिर आप उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो वर्म्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं और हर डिफरेंट तरीके से फैलता है। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे साफ़ पानी अगर उबाल के पी सकते हैं तो उबाल के पिए। क्लोरिनेटेड पानी कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों को ख़त्म करता है, कुछ जरासीम को ख़त्म करता है। और हमेशा जो बंदा खाना बना रहा है या जो बंदा खाना खा रहा है अपने हाथ अगर अच्छी तरह साफ़ करे और जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे फल वगैरह अच्छी तरह धुले में हो तो आई थिंक आप अपने आप को मेजर डिजीज़ से बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेसिफिकली अगर अब गैस्ट्रो की हम बात करें, गैस्ट्रो सैलाब से पहले की जो मानसून का सीज़न है उसमें भी उसके असरात हो सकते हैं, उसके बाद भी हो सकते हैं। अलामात क्या क्या हैं, किस तरह पता चलेगा कि हमें गैस्ट्रो हो चुका है, हम गैस्ट्रो का शिकार हो चुके हैं, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें फिर घर पे कोई टोटके हैं जो आजमाए जा सकते हैं या फिर फौरी तौर पे हमें डॉक्टर से रुजू करना होगा? अच्छा, मैं एक बात बता चलें, गैस्ट्रो ऐसा कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है ना। जो वर्ड है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब होता है कि आपको डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग या कोई भी चीज़ है जिसने आपके आंत और मैदे को अपसेट किया है। तो उसमें जो अलामात होती हैं यही है कि लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग हो जाता है। अच्छा, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस खाने से भी हो सकता है। आपने कोई बहुत पुराना खाना खा लिया और ठीक खाना है तो फूड पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं उससे भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। वायरसेस की वजह से भी, जैसे कोविड वगैरह आता था उसमें भी लोगों के मैदे और आंतड़ियों में सोजिस होती थी और नोजिया और वॉमिटिंग होता था। और इस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको तंग कर सकती हैं। तो अलामात नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ लोगों को बुखार चढ़ता है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हैं अपने लिए कि अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना रखें, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जब अस्पताल जाते हैं तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से जाते हैं। घर में ORS रखा करें। अगर आपको नोजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आधा ग्लास पानी हर दफ़ा बाथरूम जाने के बाद ORS का पिएँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हमारा ये भी बताइएगा कि अब कैसे समझा जाए कि हमें हेपेटाइटिस हो गया है, उसकी अलामात क्या होंगी? क्या मुसलसल पेट में दर्द रहना, मतली होना, ये उसकी वजूहात हैं, या फिर कुछ और भी जिगर की जो अमराज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो हेपेटाइटिस A है, B है, C है, D है, वॉटेवर, लेकिन उसकी अलामात भी तो होती होंगी जिससे आपको पता चल जाए सिम्टम्स आ रहे हैं तो अब आपको टेस्ट करवाना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है। अच्छा देखिए, हेपेटाइटिस A और E एक्यूट हेपेटाइटिस करती हैं तो उसमें आपको अलामात मिलेंगी। आपको नोजिया होगा, थोड़ा सा डायरिया होगा, पेट में थोड़ी सी दर्द होगी, आंखें आपकी पीली हो सकती हैं। हेपेटाइटिस B, C और D अनफॉर्चुनेटली साइलेंट बीमारियां, उनमें आपको कोई अलामात नहीं होते तो जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे। और मैं हेपेटाइटिस C पे थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का जो भी हेपेटाइटिस C का बर्डन है, तकरीबन 17% मरीज़ उसके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हेपेटाइटिस C खून की बीमारी है, गंदे खून से फैलती है, अलामात इसकी नहीं होती हैं। बाय द टाइम आपको अलामात होती हैं, आप अपना टेस्ट कराते हैं तो आपका जिगर फेल हो चुका होता है या जिगर के अंदर कैंसर बन चुका होता है। अच्छा, गंदे खून से आप बात पर कह रहे हैं, क्या इंजेक्शन जो यूज टू इंजेक्शन होते हैं वो, या फिर आपके ब्लड के अंदर कुछ ऐसे बननी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो उसको गंदा कर दें? हाँ, तो देखिए, खून आपको अगर कहीं से लगे बाहर से, आपके अपने खून से नहीं बनती है बीमारियाँ, जिगर के अंदर से नहीं आती हैं। तो गंदा खून बाहर से कैसे लगेगा? कुछ हेल्थ केयर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ कम्युनिटी रिस्क फैक्टर्स हैं।
हेल्थ केयर में हो गया, आपने जी कहीं से जाके इंजेक्शन लगा लिया, और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत हमारे कॉमन है कि जी बुखार था, दर्द थी तो टीका लगा लिया। WHO कहती है पाकिस्तान में 90% जो टीके लगते हैं वो गैर ज़रूरी हैं, उनकी अद्वियात मिल सकती हैं लोगों को। और स्पेशली पेरिफेरीज में होता है कि एक इंजेक्शन लगा, दूसरा पेशेंट आया, वही इंजेक्शन दूसरे पेशेंट पे लगा दिया। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी रिसेंटली HIV के बहुत सारे केसेस आए, कराची में तो बहुत एग्जैक्टली, एंड इट इज़ द सेम रीज़न। तो हेपेटाइटिस C सालों से इसी वजह से फैला जा रहा है, और अब HIV भी फैल रहा है, और इसी तरह हेपेटाइटिस B भी फैलता है। तो गैर ज़रूरी टीके मत लगवाइए, अद्वियात का इस्तेमाल कीजिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एक और है, गैर ज़रूरी ब्लड लगाना या वो ब्लड ठीक तरीके से स्क्रीन ना होना, दांतों का गैर मयारी इलाज, और जो मर्द हज़रात बाहर जाके शेव करवाते हैं, अगर वो ब्लेड बार बार इस्तेमाल हो या वो ब्रश और वो पानी अगर इन्फेक्ट एक दफ़ा हो जाए हेपेटाइटिस B/C से, तो उससे भी फैल सकता है। सो ये सारे कम्युनिटी और हेल्थ केयर रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हम बच सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों सूरतों में हेपेटाइटिस हो या जिस बीमारी को गैस्ट्रो आम, क्योंकि शॉर्ट उसका हम यही इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, दोनों सूरतों में वो क्या कंडीशंस हैं, वो क्या सिम्टम्स हैं जिसमें आपको फौरी तौर पे घर पे ट्रीटमेंट छोड़ के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए, हेपेटाइटिस B/C का तो जैसे मैंने कहा कि कोई सिम्टम्स नहीं है, आपने अपने आप को टेस्ट कराना है। प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड। हर पाकिस्तानी जो कि 12 साल से ऊपर है और वो काबिल इलाज है, उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस C तो बिल्कुल क्योरेबल है, अद्वियात आप 12 हफ्ते तक इस्तेमाल करें, 99% लोगों का हम इलाज क्योर कर सकते हैं उसको। तो हेपेटाइटिस B/C के लिए टेस्ट करें, उसकी अलामात का इंतज़ार ना करें। लेकिन अगर आपको कोई खून की उल्टी, काले पखाने, पेट में पानी, आंखों में पिलाहट होती है तो फौरी अपने डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपको गैस्ट्रो हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी मतली आ रही है, आपसे कुछ रखा जा रहा है, पानी भी पीते हैं और वो भी उल्टी हो जाती है, तो फिर आई थिंक आपको करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए दवाइयों के। अच्छा डॉक्टर, हमारा अगर हमारे जिगर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा किसी भी वजह से, और जैसा आपने भी कहा कि वो सडन पता चलता है कि आपका या तो फेल हो गया या फिर वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि उसकी ट्रीटमेंट भी हो सके, तो उस वक्त तो फिर पेशेंट इस हालत में आ जाता है कि अब वो दिन गिनना शुरू हो जाती है, फैमिली भी और वो भी, कि अब बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ट्रांसप्लांट हो सकता है? और ट्रांसप्लांट के अलावा डायलिसिस भी होता है, तो क्या डायलिसिस हो सकता है? कौन सा तरीका इलाज ज़्यादा मौसर है पाकिस्तान के अंदर, कौन सा तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता है? सो डायलिसिस किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए किया जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली लिवर फेलियर के पेशेंट्स को हम इस तरह किसी मशीन के साथ सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा अगर आपका लिवर फेलियर की तरफ चला गया, आपको लिवर फेलियर की अलामात आ गई, तो इसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही एक हल बचता है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी पॉसिबल है, बोथ पब्लिक सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। PKLI के अंदर हमने 1200 से ज़ायद लिवर ट्रांसप्लांट्स कर लिए हैं लिवर फेलियर और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। सो आई थिंक अगर आपका जिगर फेल हो रहा है तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे अलामात के बारे में डिस्कस करें और पूछें कि क्या आप लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं कि नहीं, और अगर है तो PKLI ये आपकी फैमिली में से ही कोई दे सकता है या बाहर से कोई डोनर भी आपको मिल सकता है? बिल्कुल। तो देखिए, बाहर के मुल्कों में तो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन होती है कि एक बंदा जब वफात पा जाता है तो उसके अज्जा निकाल के हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिसीज डोनर प्रोग्राम अभी तक उस हद तक नहीं पहुंचा है, कुछ केसेस हुए हैं लेकिन एक लार्ज स्केल प्रोग्राम नहीं। इसमें छोटा सा टुकड़ा भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, एक छोटा हिस्सा भी ट्रांसप्लांट? जब डिसीज डोनर मरे हुए बंदे का अगर हम लेते हैं तो हम उनका पूरा जिगर ले लेते हैं, लेकिन लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन में हम यही करते हैं कि हम आधा 70% के करीब जिगर लेके एक बीमार बंदे में लगाते हैं। और वो कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है? तो हमारे 70% मरीज जो हैं वो 5 साल और 10 साल तक जिंदा रहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद। सो इट्स डोनर होता है वो अच्छा डोनर रहता है, हाँ, मतलब उसको डोनर की एक बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो हमारा पंजाब का होता है और फेडरल होता है उसके मुताबिक एक खूनी रिश्तेदार ही आपको अपना जिगर दे सकता है। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाना है तो इट हैज़ टू बी अ लिविंग आपका रिश्तेदार जो कि आपका देगा। 70% हम उसका लिवर लेते हैं और 200 में से एक बंदे को रिस्क बताया जाता है कि वफात का रिस्क है डोनर ट्रांसप्लांटेशन में। लेकिन अगर ये एक अच्छी जगह पे किया जाए, सेफ एनवायरनमेंट में किया जाए तो रिस्क मिनिमम होता है। और ये जो 1200 केसेस आप बता रही हैं ये सारे सक्सेसफुल थे? सक्सेसफुल लिविंग सक्सेस इन द सेंस कि हमारे जो रिसिपिएंट हैं उनका सक्सेस रेट 90% है कि एक साल के बाद 90% हमारे जो रिसिपिएंट्स थे वो सलामत हैं। और डोनर्स की हमारा 100% सक्सेस रेट है। फिलहाल हमारी किसी डोनर की डेथ नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारा, आपने बहुत मुफीद बातें बताई हैं हमें और उम्मीद है कि हमारे देखने वाले भी और हम खुद भी इस पर अमल कर पाएंगे। एक तो गैर ज़रूरी इंजेक्शन से बचिए और दूसरा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए साफ़ पानी पीजिए, उबाल कर पीजिए, हाथ बार बार धोएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे आपको गैस्ट्रो और उससे रिलेटेड बहुत सारी हेपेटाइटिस की बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी लग जाएंगी जो कि आपके लिए मूजी मर्ज साबित होंगी, तो इसलिए उससे अपने आप को बचाइए।
चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जेनज़ीज़ शादी से क्यों भाग रहे हैं। एक ब्रेक के बाद ये मुअम्मा हल करने की कोशिश करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और आपको बताएं कि आज के दौर में नौजवान लड़के या लड़कियां शादी के हवाले से हिचकिचाहट महसूस करते हैं, खौफ में मुब्तला रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत से नौजवान खुलकर ये कहते नज़र आते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगी या मैं शादी नहीं करूँगा। तो माहिरीन ये कहते हैं कि इस रुझान के पीछे कई समाजी, मुआशी, नफ्सियाती अवामिल भी कार फरमा है, और बढ़ती हुई महंगाई भी एक बड़ी वजह है, और रोज़गार का ना होना भी। तो फिर ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, करियर बनाने की ख्वाहिश है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के नाकाम तजुर्बात का भी मुशाहिदा है, तो ये क्या इन बच्चों को, इस जेन ज़ी को शादियां करने से रोक रहा है? हमारे इर्द गिर्द भी तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जुनैद जो कि हम मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बिल्कुल, हम देखते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो शादी के नाम से ही भागती है। तो इसके पीछे ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना या वजह कुछ और, ये जानने की कोशिश करते हैं। इम्तिनान अहमद मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से मैं जानना चाह रहा था कि मुअम्मा हल करने की कोशिश करेंगे, तो आप बताइए आपका मुशाहिदा क्या कहता है? जेनज़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं या मामला कुछ और है कि शादी के नाम से वो घबराना शुरू हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जुनैद, वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त शो कर रहे हैं आप लोग। ये जो सवाल है ना, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू जेनज़ी। अभी रिसेंटली डेलॉयट, जो कि वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज है अकाउंटेंसी के हवाले से, उन्होंने एक रिसर्च की थी, और इस रिसर्च के अंदर उन्होंने मिलेनियल्स भी लिए थे, उन्होंने जेनज़ी भी लिए थे, और 55% यानी कह लीजिए तकरीबन हाफ के बराबर, आधे लोगों का जवाब ये था कि दे वांट टू डिले देयर मैरिजेस। और उसका रीजन वही है कि वो शादी डिले करना चाहते हैं, वो फैमिली का स्ट्रक्चर डिले करना चाहते हैं, वो इवन अपनी तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाने के प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं। अब अगर आप इन तीनों चीजों को देखें, शादी को भी, फैमिली को फर्दर ग्रोथ करना, बच्चे पैदा करने को भी, और एजुकेशन को भी, तो अवामिल पीछे एक ही है, और वो ये फाइनेंशियल प्रेशर कि आज हमने शादियों को इतना लग्जूरियस बना दिया है कि वो शादी इजीली अगर एक बच्ची की शादी है तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, लड़के की शादी है तो 40-50 लाख का, और ये पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास फैमिली के नंबर्स में बता रहा। सवाल ये है कि हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था। आप सदियां उठाकर देख लें, तारीख आपको बताती है कि कभी भी शादी एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट नहीं हुआ करती थी। लोग आपको बताते हैं, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप दौर देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ये कपड़ों पे ये रंग कैसा लगा है, तो उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह मैंने निकाह कर लिया। तो दैट मीन्स कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि उनकी शादी हो गई है। यानी इतना बड़ा इवेंट नहीं है ये शादी। ये बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने नाश्ते में क्या खाया, आप कहेंगे अंडा, चाय, पराठा। फाइन, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? अंडा नहीं खाया होगा तो पराठा खाया होगा, पराठा नहीं खाया होगा तो ब्रेड खाई होगी। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये शादी भी इससे ज्यादा बड़ा मसला नहीं था। अच्छा, लेकिन नहीं, शादी होगी तो पूरा खानदान को इन्वॉल्व करना जरूरी है। बिल्कुल, सारे खानदान को अगर ना बुलाएं तो पुप्पो नाराज हो जाएंगी, पुप्पो ना हुई तो खाला नाराज हो जाएंगी, वो ना हुए तो मामू लाजमी नाराज हो जाएंगे। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। इन सबको बुलाए बिना शादी मुकम्मल भी नहीं होती। हमारे माँ बाप नहीं मानते हैं तो हमने क्या मानना है। लेकिन अगर एक और एस्पेक्ट पे बात करें, जिसका सोसाइटी है हमारी, हमारा कल्चर है, शादी ब्याह, रसूमात, और फिर उसके बाद एक नई कपल की ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। उसके बाद फिर एक प्रेशर, सोशल प्रेशर भी आ जाता है सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से भी, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, और फिर उसके बाद अपना घर बनाना, जॉब अच्छी होना, ये बहुत सारे अवामिल है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया के लोग भी हैं, जो टीवी स्क्रीन्स पर भी बैठते हैं, उनकी शादियों का नाकाम होना। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ड्रामास हम देखते हैं जिसके अंदर दिखाया जाता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ से खुला ले लिया, फ़लाँ ने फ़लाँ को तलाक दे दी, और फ़लाँ ने मोहब्बत के नाम पर ये कर दिया, फ़लाँ ने धोखा कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये भी प्रवोक कर रही हैं बच्चों को, ज़हनी तौर पर मफलूज कर रही हैं, या उनको शादी से भगा रही हैं? अभी एक रीसेंट वाक़या था डॉक्टर नबीहा का, में भी आपने सुना, वो ख़ुद भी माहिर नफ्सियात हैं बकौल उनके, और वो बताती भी हैं लोगों को शादी गुजारने के और शादी चलाने के तरीक़ाकार, और फिर वो लानत भी भेजती हैं उन औरतों पर जो कि खुला की डिमांड करती हैं या खुला लेती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उनके शौहर ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने फाइनली खुला उनसे मांग ली है और खुला ले लिया है। तो इस तरह के मामलात भी तो हमारी जेन ज़ी देख रही है अपनी आंखों से।
देखिए किसी एक पर्टिकुलर वाक़े पर, और मैं ज़्यादातर शख्सियत परस्ती में जाता नहीं हूँ तो आई वुड नॉट कोट ऑन दैट, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमने अपने नौजवानों की, चाहे वो जेनजी से हैं या मिलेनियल से हैं, थोड़े एजेड भी हैं, हमने उनको एक फॉर्मूला दे दिया कि शादी को लग्जूरियस होना चाहिए। फैमिली जब आपने शुरू करनी है तब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, जब आपने फर्दर तालीम हासिल करने के लिए कुछ जोड़ तो इतना पैसा होना चाहिए, अब शादी कर रहे हो तो एक गाड़ी तो होनी चाहिए, अब हनीमून का खर्चा तो होना चाहिए, अब ये तो होना चाहिए। ये चाहिए क्या है? शादी में कुछ नहीं चाहिए होता, एक बेसिक सी शादी भी हो सकती है 50,000 लोगों को, या जिस तरह हमारे एक एवरेज है ना कि या तो 500 लोग होंगे वलीमे पे, बारात पे, या 1000 लोग। एक फिक्स हो गया कि हमने मार्कीज में करनी ही करनी है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन रनिंग बिजनेसेस, और मैं आज से नहीं, मैं 16 साल से कारोबार में हूँ। व्हेन वी गॉट मैरिड, मैंने और मेरी बेगम का एक ही फैसला था कि सिर्फ उन लोगों को बुलाना है जो हम जानते हैं कि हमारी शादी में खुश होंगे। किसी अजनबी को बुलाकर, किसी दूर के रिश्तेदार को बुलाकर हमें क्या मिलेगा? लिटरली जब हमने काउंट किया ना, वो कुल मिलाकर 35 लोग बनते थे, सिर्फ 35 लोग थे, और हमने शादी कर ली। वी सेव्ड ऑल द मनी, और हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक, दीन की तालीमात के मुताबिक कम खर्चे में शादी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सबसे ब्लिसफुल, इन सारी जिंदगी इंसान कोशिश किसके लिए करता है? आप बरकत के लिए कोशिश करते हैं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ब्लिसफुल शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्चा है। अब जब हम खर्चे को दिखाएंगे और उसके बाद एक नौजवान उसको इंटरनलाइज कर लेगा कि जब पैसा होगा, जब गाड़ी बना चुका हूंगा, जब घर ले चुका हूंगा। अब मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक साहब आए पिछले दिनों, एक यंग बच्चा जस्ट गॉट ग्रेजुएटेड, और उसकी पहली नौकरी लगी। उसकी नौकरी लगी है मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए पर मंथ में। बड़ी अच्छी बात है, यंग लड़का है, 20-22 साल का, यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, नौकरी लग गई। अब आज पाकिस्तान में एवरेज घर 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ रुपए का है। दैट मीन्स के अगर उस तनख्वाह में एक रुपया ये संभाल कर रखे, इसे 1000 महीने लग जाएंगे। 1000 महीने का मतलब है कि अगले 100 साल ये घर बनाने में लगा देगा। तो इसका घर तो इसका मतलब है कि इम्तिनान भाई हमने खुद ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ये इतना मुश्किल मामला नहीं है। एक तो दीन से दूरी, हमारी कम इल्मी, और ये जो माशरती दबाव है उसमें हमने खुद को, अपने आप को दबा दिया है, जकड़ लिया है। दूसरी एक और एक्सपेक्ट भी तो है जिसपे हम शायद गौर नहीं कर रहे। एक तो ये कि डिमांड्स का बहुत ज़्यादा होना, परफेक्शन की तलाश, के खूबसूरती भी हो, पैसा भी हो, फैमिली भी छोटी हो, मतलब दोनों तरफ से, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी इतने ज़्यादा डिमांडिंग हैं कि हर चीज़ की बेहतर की तलाश में वो लड़कों की उम्रें भी गुजर रही हैं, लड़कियों की उम्रें भी गुजर रही हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं हो रहा कि इस चीज़ को आसान बनाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि जब 20 साल की उम्र में आपका रिश्ता आ जाता है और आपको होता है अरे मैं तो इतना यंग हूँ, इतनी यंग हूँ, मेरा रिश्ता कैसे आ गया? तो 20 साल में आप कहते हैं हु इज ही, किसने कहा, मैं उसको मार डालूंगी। जब आप 30 में पहुंचते हैं तो आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं व्हाट इज, कि ये है कहाँ। जब आप 40 में पहुंचते हैं फिर आप कहते हैं वेयर इज ही, ये रिश्ते वाला है किधर, बस मैं कर लूं शादी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ती जाती है, आपको बहुत सी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज आप पहली सिचुएशन में कर लें। और यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को उससे फायदा होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अच्छी फैमिलीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसी फैमिलीज कि जिनको भी पैसे की इतनी जरूरत नहीं होगी, या पैसा दिखावे के लिए जो चाहिए होता है उसकी जरूरत नहीं होगी, और हमें ऐसी फैमिलीज नहीं मिलेंगी। आजकल तो सब ऐसे ही हैं। बिल्कुल सही। ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह का इंसान क्रिएट किया हुआ है, आप बस गलत सर्कल में फंसे हुए हैं। जिस दिन आप उस सर्कल से निकलेंगे, सही सर्कल में आइडेंटिफाई हो जाएंगे, आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा इम्तिनान भाई, इसीलिए तो हमने आज आपको जहमत दी है, क्योंकि जो पिछला सवाल था जुनैद का, अगर आपने गौर से सुना हो तो खूबसूरत भी होनी चाहिए, फैमिली छोटी भी होनी चाहिए, और घर बार भी अपना होना चाहिए। ये बेसिकली हमारी डिमांड्स थी हमारे लड़के की, जो कि उन्होंने मुंह से बता दी हैं सवाल की सूरत में। तो अब जो है वो तलाश जारी है हमारी भी की तलाश। ये मैंने तर्जुमानी की है उन तमाम लड़कों लड़कियों। आप सफाई नहीं दें इम्तिनान जी इम्तिनान भाई बताइए।
मैं जुनैद आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं आपकी ख्वाहिशात में नहीं, मेरा दुआओं का वक्त गुजर चुका है इम्तिनान भाई, मैं तो शादीशुदा भी हूँ। इम्तिनान भाई दुआओं का वक्त वो कह रहे हैं गुजर चुका है, क्योंकि 30 क्रॉस कर चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो बस ये है कि वो कहाँ है, वो किधर गई, वो कब मिलेगी, अब तो सूरत हाल पे आ गए। वेयर इज ही वाली सिचुएशन पर है जी। लेकिन मैंने उसका लुबा ये निकाला कि इम्तिनान भाई की बात पे अमल करें बिल्कुल, और चीज़ों को आसान बनाया जाए। बिल्कुल, और निकाह बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसको आसान भी बनाइए और फिर इसको लंबा लेकर भी चलिए। ये नहीं कि आज मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है, आज तुम में खामियां नजर आ रही हैं तो फिर मैं ये रिश्ता ही खत्म कर दूं, तो ये गलत तरीका है। बहुत शुक्रिया इम्तिनान अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सूरतों का हवाला देके, कुरान मजीद का हवाला देके किस तरह से हमारे पैगम्बर भी, हमारे सहाबा भी शादियाँ किया करते थे और बड़ी महदूद शादियाँ हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत शादियाँ हुआ करती थी, बड़ी लंबी चला करती थी, बल्कि पूरी ज़िंदगी का जो है वो सफ़र हुआ करता था। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौसमी तब्दीली और उसकी तबाहकारियाँ किस तरह से बचा जाए, हुकूमत कितनी तैयार है। एक ब्रेक के बाद बात करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मानसून की तूफ़ानी बरसात, सैलाबी रैले और हादसात इस वक्त रोनमा हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 कीमती जानें चली गई हैं, 12 अमवात हो चुकी हैं। लंडी कोतल में गाड़ी में सवार 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए और जाँ बहक हो गए। बहने वाली गाड़ी से 3 अफराद की लाशें भी निकाली गई हैं और रेस्क्यू टीम्स ने 2 अफराद की लाशें गाड़ी से निकाली, जबकि बच्चे की लाश को मकामी अफराद और रेस्क्यू टीमों ने रिकवर कर लिया। तो हर साल ये होता है, इस साल भी ये हो रहा है। बिल्कुल जी, इस बार भी बहुत सारी अमवात हो रही हैं, सैलाबी रेलों की नज़र हो रहे हैं, वहाँ पर जाने वाले सयाह भी, मकामी अफराद भी। इसी पर बात करने के लिए राशिद आपको वेलकम कहेंगे। रिदा, आप बताइएगा कि जिस तरह का मौसम हम पिछले कुछ सालों से फेस कर रहे हैं और हमेशा हमारी गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि उनकी कोऑर्डिनेशन भी मुकम्मल है, तैयारी भी मुकम्मल है, क्या इस तरह के सैलाबी रेलों से निमटने के लिए कोई हिकमत अमली बन सकती है? क्योंकि ये नागहानी आफात हैं जो कि कभी भी वारिद हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह की सैलाबी सूरत हाल हम देख रहे हैं, रेले आ रहे हैं और फिर वो बिना स्पीड के सब कुछ बहा ले जा रहे हैं, तो क्या इनसे निमटने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है? जी, क्लाइमेट चेंज के बारे में पाकिस्तान को आज से 10-15 साल पहले से पता था और पाकिस्तान पिछले 2-3 साल में इम्पैक्ट होना नहीं शुरू हुआ। इसकी तैयारी पाकिस्तान के पास नहीं है। क्लाइमेट चेंज कहते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है, विच इज़ वेरी ट्रू। पाकिस्तान कंट्रीब्यूट नहीं करता इतना ज़्यादा, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज जो है वो बारिश को इंक्रीज़ ज़रूर कर सकती है, लेकिन डिज़ास्टर जो चीज़ बनाती है वो आपकी तैयारी होती है। और अगर देखा जाए 2022 के जब सैलाब आए थे तो हम सब ने यही कहा था कि पाकिस्तान को उससे डील करने के लिए शायद इससे बड़ा डिज़ास्टर चाहिए पाकिस्तान को, उसको सीरियस लेने के लिए। और वो हमने देखा है। अगर पिछले साल के सैलाब देखें तो उसमें 1000 अमवात हो गई थी और इसमें आपकी अर्बन प्लानिंग लैक करती है। आपके अगर आप देखें KPK के इलाके में, GB में, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपने नालों के ऊपर आपने घर बनाए हुए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अर्बन प्लानिंग का मसला है, लोकल गवर्नेंस का मसला है, जो पाकिस्तान सीरियसली नहीं ले रहा। और जब तक नहीं लेगा, पिछले साल अगर 1000 अमवात हुई हैं, इस साल उससे ज़्यादा अमवात होंगी और ये चीज़ बढ़ती जाएगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज है पूरी दुनिया को अभी ये जो करंट सिचुएशन है रिदा साहिबा, अर्बन प्लानिंग अब मुमकिन है? ये जो खराबी हो चुकी है इसको रिवर्स करना मुमकिन होगा? क्योंकि हर साल ये जो तबाही है इसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी तो नहीं हो रही? जी, इसमें यही है कि अभी अगर हम ये कहें कि 2026 के जो हम सैलाब प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे उनको हम कम कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। और पाकिस्तान का यही मसला है कि हमारी रिएक्टिव अप्रोच होती है, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती। और प्रोएक्टिव अप्रोच बनाने के लिए आपको अगले 10 साल का सोचना है और उसको डेफिनेटली रिवर्स किया जा सकता है, उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज के। उसके लिए आपने सिटीज़ किस तरह से प्लान करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपने इन्वेस्ट कहाँ पर करना है सही से, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मुझे नहीं लगता इस वक्त पाकिस्तान इतना सीरियसली इस चीज़ को ले रहा है। हम विक्टिम बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं कि वी आर इम्पैक्टेड बाय इट, लेकिन शायद सीरियसनेस नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, गवर्नमेंट शायद उतनी सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर। रिदा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी हम सैलाबी रेलों को विटनेस कर रहे हैं पेशावर के अंदर, KPK के अंदर, दीगर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर भी, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी, क्या ये क्लाउड ब्रस्ट है, क्या ये हैवी रेनफॉल है, या फिर जो ग्लेशियर या जो पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है ये वो पिघल कर नीचे आ रही है? आखिर वजूहात क्या हैं?
जी अगर आप देखें इस साल एल नीनो इफेक्ट की वजह से ऑलरेडी ये प्रिडिक्टेड था कि हीट वेव्स बहुत ज़्यादा होंगी, और जब हीट वेव्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो ग्लेशियर्स के पिघलने का ख़तरा उतना ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं और उसमें से 50 के करीब इस वक्त फटने पर उनका है कि वो फट सकते हैं, जिसमें से कुछ ग्लेशियर्स जो हैं वो NDMA ने कहा है कि वो इसी साल फटेंगे, और उसके बाद जब वो ग्लेशियर का पानी नीचे आता है, साथ आपके डिफॉरेस्टेशन की वजह से टिम्बर माफिया जो वहाँ पर KP के GB के इलाके में इस वक्त एक्टिव है, जिसकी वजह से सारे पत्थर नीचे आते हैं, उसकी वजह से हम देखते हैं कि सवात जैसे शहरों में GB में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और फिर वही पानी आगे नीचे आपके साउथ की तरफ आता है, पंजाब में, सिंध में। तो ये एक ग्लेशियर्स पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, और ये बहुत प्रिडिक्टेड चीज़ है। आप ग्लेशियर्स के पिघलने को नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसके इम्पैक्ट को ज़रूर रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा अपना भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है, कंट्रीब्यूट हम भी कर रहे हैं अपनी नाहलियों की वजह से, कोताहियों की वजह से, जिसमें टिम्बर माफिया, जिसमें नदी नालों दरियाओं के रास्तों में इंक्रोचमेंट का होना। तो आपको लगता है कि अगर इन चीज़ों पे काम कर लिया जाए तो जो क्लाइमेट चेंज है उसके असरात तो होंगे, लेकिन तबाही शायद कम हो जाए? जी यही बात है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो ग्लोबल साउथ के ममालिक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे क्लाइमेट चेंज से, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने क्लाइमेट चेंज कॉज नहीं किया, वो हम सबको पता है कि एमिशंस की वजह से होती है, फॉसिल फ्यूल एमिशंस, जो कि अमेरिका जैसे बड़े ममालिक जिनकी इकोनॉमीज़ बहुत बड़ी हैं, जिनकी इकोनॉमीज़ पूरी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, उनकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। लेकिन उसके असरात को कम करने के लिए वो हमें बाहर से कोई मसीहा नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, उसके लिए हमें खुद ही इक़दाम कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया रिदा राशिद, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्लाइमेट चेंज का हमें सामना है, पूरी दुनिया को सामना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख़राबी है कि हम खुद भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से, और जो काम करने वाले हैं उन्हें ना करने की वजह से। बिल्कुल जी, और हुकूमत भी हमारी जब मसला शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करती है, बजाय इसके कि पहले से उसके हवाले से प्लानिंग की जाए, हिकमत अमली अपनाई जाए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का 787वां उर्स है, और 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ मज़ार शरीफ को गुस्ल देकर उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया गया था, और उर्स के दूसरे रोज़ से आज ज़करिया कौमी कॉन्फ्रेंस की नशस्त का भी आगाज़ हो चुका है। जी, और इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, माजिन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। माजिन यूसुफ, बताइएगा। जी अजीम, बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 787वां जो उर्स है उसकी तकरीबात जारी हैं, और 3 रोज़ा जो उर्स की तकरीबात हैं उसका आज दूसरा रोज़ है, और मुल्क भर से दूर दराज से खासूसी तौर पर सिंध से जो ज़ायरीन हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर हम उर्स की तकरीबात की बात करें तो शाह महमूद हुसैन कुरैशी के जो साहबजादे हैं वो इस नशिस्त की सदारत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो मज़ार शरीफ को गुस्ल दे के जो है उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया गया था। 3 रोज़ा ये तकरीबात होती हैं, आज दूसरा रोज़ है, और आज जो ज़करिया कॉन्फ्रेंस यहाँ पे चल रही है उसकी दूसरी नशिस्त जो है वो जारी है, जिसमें मुल्क भर से जो उलमा हैं, मशाइख हैं, जो दीगर मज़ारात के गद्दी-नशीन हैं, वो खिताब कर रहे हैं और दुआओं का भी एहतमाम किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 3 रोज़ की उर्स की तकरीबात होती हैं, और तीसरे रोज़ जो है वो इख्तितामी दुआ होती है, जिसमें मुल्क भर से जो ज़ायरीन हैं वो शिरकत करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात कर लें किला कोना कासिम बाग की तमाम अतराफ़ में जो है वो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतज़ाम देखने में आ रहे हैं। पुलिस हो, एलिट फोर्स हो, इसके साथ साथ जो रज़ाकार हैं वो भी सिक्योरिटी ड्यूटी पे मामूर हैं, और बहुत ज़्यादा ज़ायरीन का अगर हम बात कर लें रश भी देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ ज़ायरीन के लिए क़याम व ताम के लिए जो इर्द गिर्द के स्कूल हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर रिहाइश का भी उनका इंतज़ाम किया गया, और लंगर का भी वसी इंतज़ाम उनके लिए किया गया है। मजमूई तौर पर 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात की बहुत शुक्रिया मौजूद यूसुफ, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। उसकी तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, आज दूसरा रोज़ है, और इसी तरह से तकरीर रहेंगी। हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मौसम ख़राब है, और मानसून की जो बाकायदा मौसम का आगाज़ हो चुका है, और 24 जुलाई तक और हैवी रेनफॉल है, इसलिए आप मोहतात रहिएगा। बिलबोर्ड्स के नीचे मत जाइएगा, दरख्तों के करीब या फिर जो पोल हैं बिजली के उनके करीब भी मत जाइएगा। तो अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।